हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन एंड वेलकम टू रैथ क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन। बच्चों, आज के टॉपिक को काफ़ी अच्छे से मैं आपको एलेबोरेट करने वाला हूँ। मे बी आपको 100% समझ भी आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप अच्छे से अपने आप को सेटल कर लो, जिससे आपको ये लेक्चर आपका छूटे नहीं, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। तो बच्चों, जैसा कि टॉपिक में मैंने डिफाइन कर रखा है मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या डिफाइन करने वाले हैं कि किसी भी वर्टिकल प्लेन पे हम किसी भी बॉब की मोशन को कैसे डिफाइन कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है और स्ट्रिंग से मैंने एक बॉब को बांध रखा है। तो उस बॉब को जैसे ही मैं रोटेट करूँगा तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस आती है ये आपको बताने वाले हैं। तो बच्चों, बेसिक आपने फील भी किया होगा कि मैंने एक स्ट्रिंग से एक बॉब को लटका रखा है। तो इनिशियल में आपको इस तरीके से दिखता है, लेकिन जैसे ही बॉब अपवर्ड जाने लगेगा आपको फील आ रहा होगा बच्चों कि जैसे ही बॉब हमारा अपवर्ड जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये बॉब जा रहा है ऊपर जाके एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचेगा और मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी सबसे कम हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे ही ये डाउन आने लगेगा तो वेलोसिटी फिर से उसकी इंक्रीज होने लगेगी। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो मेरे पास बॉब है इनिशियल पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही बॉब को मैं अपवर्ड लेके जाता हूँ तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होने लगेगी। फिर एक मेरे पास टॉप पॉइंट आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी सबसे कम मिलेगी। उसके बाद वो बॉब फिर से रिटर्न आने लगेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लगती है और जो टॉप पॉइंट था यानी कि बेस पॉइंट था उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो 3 पॉइंट हम समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम आपके सामने डिफाइन आपको करके दिखाएंगे कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी और वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या मिलेगी और वेलोसिटी सबसे बॉटम पे क्या मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको जेन्युइन फैक्ट बता रखा है कि जो स्टार्टिंग में उसका पॉइंट होगा वहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, लेकिन अब बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी। टॉप पॉइंट पर जाके उसकी वेलोसिटी फिर से डिक्रीज यानी कि सबसे कम हो जाएगी। तो बच्चों, इसको हम फिगर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने कहा, ये मैं एक सर्कुलर पाथ बना ले रहा जिसमें आपको मैं बॉब की मोशन को दिखाने वाला हूं। ठीक है, मेरे पास एक बॉब है जो इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा था, इसीलिए मैंने पहले सर्कुलर पाथ को क्रिएट किया। मैंने कहा ये एक सर्कुलर पाथ और यहाँ पे मैंने बॉब को एक स्ट्रिंग से बांध रखा है। ठीक है बच्चों, जैसा कि ये फिगर आपको दिख रहा होगा, मैंने एक बॉब को एक स्ट्रिंग से बांध रखा है। ठीक है बच्चों, तो इस बॉब को मैंने एक स्ट्रिंग से बांध रखा है। तो मैंने कहा इस बॉब के लिए ये जो हम डिफाइन करेंगे ये हम इसका रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हैं, यानी कि बॉब को मैंने स्टार्टिंग में बॉब के लिए ये जो बेस पॉइंट मान रखा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे ये इसका सेंटर मैंने ओ को डिफाइन किया। इस बॉब को बांध रखा है तो ये बॉब की स्ट्रिंग होगी। तो जैसा कि बच्चों जो हमारे मेन फैक्ट होंगे उसको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा। अब बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि जो बॉब की वेलोसिटी थी वो हमारी कैसी थी, यानी कि शुरुआत की वेलोसिटी उसको मैंने यू डिफाइन कर लिया। अब ये बॉब को जैसे ही आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो मैंने कहा कि बॉब को मैं थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे लेके आया तो ये मेरा बॉब अब इधर आ गया। तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की टेंशन जो वर्क करती है वो T1 टेंशन वर्क करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचा तो मैंने कहा ये जो एंगल क्रिएट किया इसको मैंने थीटा बोल दिया। अब थीटा बच्चों बोला तो इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट बनेगा, वेलोसिटी वेक्टर यानी कि ये बनेगा। और अब की बार मैंने इसकी वेलोसिटी को v डिफाइन किया है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि अभी तक मैंने फिगर में आपको क्या समझाया, ये मेरे पास एक बॉब था, इसको मैंने बांध रखा था एक स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग मेरे पास ही है, इस बॉब को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गए। तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी u थी, लेकिन अब की बार इसकी वेलोसिटी v हो गई, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की टेंशन थी और इसने जो रीजन कवर किया उसका मैंने एंगल थीटा मान लिया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इतना समझेंगे। अब हम समझेंगे यहाँ से इस बॉब ने इस शुरुआत से यहाँ तक की कितनी हाइट कवर की। तो बच्चों हमने कहा कि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग में हमें पता चला कि शुरुआत में ये जो ऊपर गया था तो इसने ये हाइट इसकी कवर की। और बच्चों जो हाइट मेरे पास कवर की है इस हाइट को मैं स्मॉल s से डिनोट करता हूँ। अब बच्चों ये बॉब है तो इसकी जो ये आपको सेंटर सर्कुलर पाथ दिख रहा है, तो मैंने कहा इसकी जो रेडियस मैंने मानी वो स्मॉल r मान ली। अब बच्चों थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, अगर ये पूरा r है
और इतना h है। तो कोई भी बच्चों मुझे फटाफट से आंसर दे सकता है ये डिस्टेंस कितनी है? तो बच्चों ये डिस्टेंस आपको मिलेगी r माइनस एच। अब आपको फिगर से भी एनालाइज हो रखा होगा, ये पूरी r है, इतनी h है, तो r में से h को माइनस करेंगे, यानी कि ये जो डिस्टेंस मिलेगी वो हमारे पास r माइनस एच मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इतना समझेंगे। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और डिफाइन करूँगा। बच्चों अगर शुरुआत में बॉब यहाँ पे रखा था तो यानी कि इसके पास कुछ एनर्जी वर्क कर रही थी, यानी कि यहाँ पे मैंने कहा इस कंडीशन में इसके पास जो इसका रेफरेंस पॉइंट, अगर रेफरेंस पॉइंट ये है तो इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बिकॉज इसके पास कोई हाइट नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसके लिए मैंने यू से डिनोट कर रखा है। शुरुआत में जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी? यू। लेकिन जैसे जैसे बॉब ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो ऊपर की तरफ जाने बच्चों क्या होता है, इसकी वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रही है, यानी कि इस सिचुएशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। जैसा कि मैं आपको दोनों फॉर्मूले को एनालाइज कराता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरा 1/2 mv² होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरा mgh होता है। तो यहाँ पे आपको फील आ रखा होगा कि इसकी हाइट तो बढ़ रही है। अगर हाइट बढ़ रही है तो इस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज हो रही है। तो और फिर यहाँ पे भी सेम फैक्ट मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो दोनों एनर्जी दोनों पॉइंट पे डिफाइन करेंगे, मैंने इस पॉइंट को बच्चों डिफाइन किया L और इस पॉइंट को डिफाइन किया P। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी एनर्जी L पॉइंट पे होगी उतनी ही एनर्जी P पॉइंट पे होगी। रीज़न आपको अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी लेकिन कुछ काइनेटिक थी। लेकिन जैसे ये अपवर्ड जाने लगा, अपवर्ड जाने पे फील हुआ कि यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो बच्चों इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बताया जाता है, यानी कि इनिशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो बच्चों हम समझेंगे इनिशियल एनर्जी के बारे में। तो शुरुआत में मैंने कहा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारी K, और मैंने L पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखा तो KL, और पोटेंशियल एनर्जी लिखा P और L पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखा तो P है। लेकिन जैसे ये बॉब आगे की तरफ बढ़ा तो इस P पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ चेंज हो गई, तो मैंने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी और P के रिस्पेक्ट में और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमारी P के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको पता होगा अच्छे से। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इनिशियल में जितनी एनर्जी होगी, बॉब को जब ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं उसकी हाइट बढ़ रही है, फिर भी उसकी जो एनर्जी है वो सेम ही मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 1/2 mU², बिकॉज इसकी एनर्जी शुरुआत में U है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 0 हो जाएगी बिकॉज शुरुआत में उसकी हाइट 0 है। P पॉइंट पे डिफाइन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिला बच्चों 1/2 mv², बिकॉज हमने वेलोसिटी v मान रखी है। और इस कंडीशन में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो हमारे पास हो जाएगी mgh, बिकॉज अब की बार हाइट कितनी आ गई है, उसके पास h हाइट आ चुकी है। तो बच्चों यहाँ से 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको 1/2 mU² लिखूँगा और इस पूरे फंक्शन में से मैं 1/2 m कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ से बच्चा बच्चों v² और यहाँ पे हो जाएगा 2gh। इससे बच्चों इसको कैंसिल करूँगा तो u² इज इक्वल टू v² प्लस का 2gh। तो यहाँ से v² की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो u² माइनस ऑफ 2gh। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको बता दिया इस P पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है। तो P पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो v² इज इक्वल टू u² माइनस ऑफ 2gh। ठीक है बच्चों, तो P हमारा एट एनी पॉइंट को मैं डिफाइन कर सकता था, ये जो मैंने डिफाइन किया है उसको मैं लिख सकता हूँ एट एनी पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh मिलेगी। बच्चों थोड़ा सा इसको एडिशनल करते हैं, थोड़ा सा इसमें एक्सपेंड करते हैं, हम इसको थीटा के टर्म में दिखाते हैं। तो थीटा के टर्म में दिखाने के लिए बच्चों थोड़ा सा समझते हैं हम। यहाँ पे ये मेरे पास थीटा है, ये डिस्टेंस r माइनस h है। तो बच्चों यहाँ फिगर से मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। तो cos थीटा जैसा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है PVV और HH, ठीक है, HHV, यानी कि जिसको हम बोलते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cos थीटा बच्चों हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर काउंट करते हैं, तो थीटा के सामने जो एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर। तो बच्चों बेस हमारा कितना हो गया, r माइनस h। तो यहाँ पे बेस लिखा r माइनस h। अपॉन में बच्चों हाइपोटेनियस की बात करते हैं, तो हाइपोटेनियस ये है और इसको मैं लिख सकता था यहाँ पे r।
बिकॉज बच्चों ये रेडियस ही होगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें बच्चों कितनी मिली, r माइनस एच और अपॉन में r। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में मैं यहाँ से कॉस थीटा की जगह यहाँ से बच्चों मैं h की वैल्यू निकालता हूँ। मैं लिखूँगा r कॉस थीटा r माइनस एच। तो h को इधर लेके आ गया तो r माइनस r कॉस थीटा। तो h की जो वैल्यू मिली तो r कॉमन लिया और 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों ये मेरे पास h की वैल्यू आ गई है। इस h की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो v स्क्वायर माइनस 2g और यहाँ पे लिखा r और 1 माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों ये जो वैल्यू मिली वो हमें मिली v स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर हटा के आप इसका रूट फंक्शन भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन करके दिखाया कि एट एनी पॉइंट p पे वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो ये आपको फॉर्मूला मिलेगा कि इतनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसकी टेंशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले बच्चों आप इसको एक बार नोट डाउन करोगे, फिर हम आपको बताने वाले हैं कि इस स्ट्रिंग की टेंशन पे क्या इफेक्ट होगा, यानी कि स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी वो कितनी मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिफाइन करने वाले हैं, इस स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे, इस स्ट्रिंग की टेंशन टी को डिफाइन करेंगे। तो बच्चों टी के डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा इस फिगर में इसके कंपोनेंट डिवाइड करूंगा और कंपोनेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको टी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करके बताने वाला हूं। तो बच्चों जैसा कि हमें पता रहता है कि स्ट्रिंग है और इसका जो वेट होगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है। तो मैंने कहा ये बॉब था, तो बॉब का यानी कि वेट था, ये हमारा वेट है और इसको हमने बोल दिया mg, जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। इस टी को मैंने जो स्ट्रिंग की इसको आगे बढ़ाया, इसके कंपोनेंट मैंने डिवाइड किए। बच्चों मैंने कहा अगर ये थीटा है तो ये भी बच्चों कितना मिलने वाला है, थीटा मिलने वाला है। अगर ये थीटा तो mg के रिस्पेक्ट में बच्चों हम इसके कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो ये कंपोनेंट हमें मिलेगा mg cos थीटा। लेकिन बच्चों अब मुझे बताना था बॉब पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो बच्चों मैं आपको 2 पॉइंट डिफाइन कर दूं कि अगर हम अवे फ्रॉम सेंटर जाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है, लेकिन सेंटर के पास आते हैं यानी कि नियर फ्रॉम सेंटर आते हैं तो वहाँ पे उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है। लेकिन बच्चों दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होती है, mb स्क्वायर अपॉन r। तो बच्चों इस सिचुएशन में हम इसको अवे फ्रॉम सेंटर लेके जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में इस पर जो फोर्स वर्क करेगा वो mb स्क्वायर अपॉन r रहेगा। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों इस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे, इस बॉब को मान के चलेंगे। बॉब के लिए बच्चों हमने देखा टेंशन अपवर्ड ऊपर की तरफ है, लेकिन जो mg cos थीटा है वो इसका वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट वो डाउनवर्ड जा रहा है और रिजल्टेंट फोर्स बच्चों कितना मिलेगा, यानी कि mb स्क्वायर अपॉन r मिलेगा। टी को बच्चों एज इट इज लिखा हमने, mb स्क्वायर अपॉन r को एज इट इज लिखा और माइनस के mg इधर लेके आ गया तो हमें ये प्लस का मिला। ठीक है बच्चों, हमने एज इट इज लिखा, m अपॉन r को एज इट इज लिखा और v स्क्वायर की जगह बच्चों मैंने पुट कर दिया u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। बच्चों कॉस थीटा में अभी पुट नहीं किया, मैं आपको बताऊंगा, इससे काफ़ी इजी होने वाला है। m को ऐसे लिखा यहाँ से बच्चों और g को भी मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है बच्चों, तो t को एज इट इज लिखा यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा अपडेट करूँगा यहाँ पे mg cos थीटा, सॉरी बच्चों यहाँ पे cos थीटा रह गया, इसको cos थीटा कंप्लीट करते हैं। cos थीटा इज ऑल्सो इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा mb स्क्वायर अपॉन r, तो ये mg cos थीटा। तो mg cos थीटा, अब बच्चों cos थीटा की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दे रखी है, तो cos थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ r माइनस एच अपॉन में r। तो बच्चों यहाँ से पूरा फंक्शन में से कॉमन आ जाएगा m अपॉन r। तो m अपॉन r बच्चों जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये m अपॉन r, यहाँ से भी m अपॉन r कॉमन लिया तो यहाँ बच्चों u स्क्वायर और माइनस ऑफ 2gh और यहाँ पे बच्चों मिला हमें g के साथ r माइनस h। तो अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो m अपॉन r को एज इट इज लिखा, ये मिला u स्क्वायर, यहाँ पे मिला 2gh, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये gr और माइनस ऑफ gh। इसको सॉल्व करेंगे हम तो m अपॉन r, यहाँ पे हमने देखा तो u स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस 2gh है, ये माइनस का gh है, तो इनको मल्टीप्लाई ऐड कर लिया तो माइनस का 3gh और प्लस का gr। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने जो वैल्यू निकाल के दी है वो हमने बता दिया टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पे कितना टेंशन वर्क करने वाला है, तो T इज इक्वल टू m अपॉन r u स्क्वायर माइनस 3gh प्लस का gr। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन करोगे और इसी के साथ मैं इसमें 2 पॉइंट आपको अलग से डिफाइन करने वाला हूँ। तो ये डेरिवेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप एक पार्ट को समझोगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि इस फॉर्मूले के थ्रू हमसे पूछा जाता है हमें टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट पे हमें
उनका डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों जैसा कि टेंशन का मैंने आपके सामने फॉर्मूला डिफाइन कर दिया है, अब सबसे पहले हम बताते हैं अगर वो हमसे पूछता है टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो बच्चों आपको क्या करना है, m/r को तो मैंने एज इट इज रखा, लेकिन बस थोड़ा सा अपडेट करेंगे और क्वेश्चन हमें आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों जैसे ही मैंने बात की किसकी बच्चों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ h की, यानी कि वो हमारे पास जो हाइट दे रहा है, तो शुरुआत में ये r था, अब यहाँ पे टॉप पे पहुँचेगा तो ये हाइट r और प्लस r मिलके बच्चों कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो यानी कि टॉप की बात करते हैं तो h की वैल्यू हम 2r पुट करते हैं, तो h की जगह यहाँ पे मैंने 2r लिखा और प्लस का gr। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो हमें मिला m/r u², इसको सॉल्व किया तो 6gr और प्लस का gr। तो यहाँ पे t ऑफ h इज इक्वल टू m/r u² माइनस का 5gr, इसको बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ अब हम लोएस्ट पॉइंट पे डिफाइन करेंगे यानी कि TL। तो TL को डिफाइन करेंगे तो इस सिचुएशन में बच्चों उसकी जो लेंथ होने वाली है यानी कि वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हमारी यहाँ पे बॉटम के लिए डिफाइन करेंगे तो L पॉइंट पे बॉब ऑलरेडी रखा है, तो इस कंडीशन में उसकी हाइट बच्चों 0 हो जाएगी। तो यानी कि हम डिफाइन करेंगे तो मैंने लिखा u² माइनस 3g और h की जगह हमारा 0 और प्लस का gr। तो यहाँ पे हमें मिला TL इज इक्वल टू m/r और इसको डिफाइन किया तो u² प्लस ऑफ gr, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों हमसे बोला गया है कि हमें TL और TH का डिफरेंस निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से हमें m/r कॉमन मिल जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे m/r कॉमन लेने के बाद पहले वैल्यू पुट करेंगे TL की तो u² प्लस का gr, अब वैल्यू पुट करेंगे TH की, तो TH की वैल्यू पुट करेंगे तो u², लेकिन अब की बार प्लस का 5gr, बिकॉज माइनस से इस फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट और TL माइनस TH जो हमें मिला m/r और इनटू में 6gr। बच्चों r से r कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिला TL माइनस ऑफ TH इज ऑल्सो इज इक्वल टू 6mg। तो बच्चों ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि इस लोएस्ट पॉइंट पे और इस हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन का डिफरेंस मिलता है वो हमें मिलता है 6mg मिलता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अब मैं पर्टिकुलर यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे आपको वेलोसिटी के फॉर्मूले बताने वाला हूँ, वो भी आपको ड्राइव करके। तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन करोगे, इसी के साथ हम अपने डेरिवेशन को कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमसे हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होगी, यानी कि सबसे कम वैल्यू जो मिलेगी वो हमें हाईएस्ट पॉइंट पे मिलेगी। लेकिन बच्चों मैं कह रहा हूँ जिस पॉइंट पे हमें टेंशन निकालना है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकलता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें टेंशन निकालना है, तो बच्चों थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि सबसे ज़्यादा टेंशन फोर्स लगेगा कहाँ पे। बच्चों शुरुआत में स्ट्रिंग यहाँ पे ऐसे स्टेबल है, जैसे ही इसको आप अपवर्ड लेके जाओगे तो स्ट्रिंग में तनाव यानी कि खिंचाव आना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रिंग में खिंचाव होगा तो मैक्सिमम तनाव कहाँ पे होगा बच्चों, इस पॉइंट पे होगा। तो यानी कि यहाँ पॉइंट पे हमें T मैक्सिमम मिलेगा, तो इस पॉइंट पे हमें बच्चों T मिनिमम मिलेगा। ठीक है बच्चों, और मैक्सिमम वेलोसिटी हमें इस पॉइंट पे मिलेगी और इस पॉइंट पे हमें मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी। अब बच्चों थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। मैंने कहा बॉब यहाँ पे आ गया, तो यानी कि बॉब का वेट डाउनवर्ड mg और इसका टेंशन ऑफ स्ट्रिंग T। ठीक है बच्चों, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए इसका नेट फोर्स अपवर्ड यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मैं इस कंडीशन को यहाँ डिफाइन करूँगा। मैंने लिखा T प्लस mg इज ऑल्सो इज इक्वल टू बच्चों mv²/r, बिकॉज यहाँ पे ये इसका वेट डाउनवर्ड mg, टेंशन भी नीचे की तरफ, तो दोनों सेम स्ट्रिंग पे हैं, यानी कि दोनों के लिए सम हो जाएगा और रिजल्टेंट इसका mv²/r इसके अपवर्ड डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है बच्चों, T को एज इट इज लिखा, mv²r लिखा और माइनस का mg लिखा। T को बच्चों एज इट इज लिखा m। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे हम। मैंने क्या किया यहाँ बच्चों, मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा टेंशन हाईएस्ट पॉइंट में मिलेगा, तो T की वैल्यू जो ग्रेटर दैन 0 मिलेगी और T की जगह पुट किया mv²/r माइनस mg इज ग्रेटर दैन 0, तो मिला mv²/r इज ग्रेटर एंड इक्वल mg। m से m कटा
तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर जी, तो यानी कि वी इज ग्रेटर एंड इक्वल अंडर रूट के अंदर आर जी। यानी कि बच्चों जो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कितनी मिलेगी, तो वो वेलोसिटी हमें मिलेगी आर और जी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको डिफाइन करना बताया कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो अंडर रूट के अंदर आर जी मिलेगी, जो सबसे कम होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हमें बॉटम पे मिलेगी। तो पहले आप इस केस को नोट डाउन करोगे, इसी के साथ मैं आपको बताऊँगा कि इसके बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी मिलने वाली है। ठीक बच्चों, तो अब हम डिफाइन करेंगे इसकी बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी कितने वाली है। तो मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रखा है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं, 2gr और 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों मैंने देखा कि अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करता हूँ कि ये बॉब अब अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट के अंदर आर जी का स्क्वायर। ये बच्चों हमसे पूछा गया है, तो यानी कि मैंने लिखा, ये हम वेलोसिटी को लिखते हैं यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी माइनस 2g लिखा, आर को एज इट इज लिखा। लेकिन बच्चों एंगल की वैल्यू आपको बतानी है कि ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो इस कंडीशन में जो इसने एंगल फॉर्म्ड किया वो एंगल कितना फॉर्म्ड किया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर किया तो आर जी, और ये मिलेगा वी मैक्सिमम, ये 2gr, और cos 180 की वैल्यू बच्चों माइनस का 1 होता है, तो 1 और माइनस 1 यानी कि फिर से प्लस 1 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला आर जी इजिकल टू वी मैक्सिमम, इनका मल्टीप्लाई किया तो 4gr, यानी कि बच्चों आर जी और 4rg को ऐड किया और यहाँ पे लिखा बच्चों हमने v के साथ मैक्सिमम। तो ये वैल्यू मिली हमें 5rg और v के साथ मैक्सिमम, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा के हमें पता चल गया कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो अंडर रूट के अंदर 5rg, और मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो बच्चों हमें मिलेगी अंडर रूट के अंदर rg। तो बच्चों आज के डेरिवेशन में हमने आपको बताया कि कभी भी एट एनी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग कितना होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऑल द वेरी बेस्ट।